हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग यूपीपीसीएस के संदर्भ में प्री 2020 की एक क्विक रिवीजन की श्रृंखला है, उस संदर्भ में करंट अफेयर्स देख रहे थे। तो हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक आर्थिक परिदृश्य को आज कंप्लीट करते हैं। चलिए इसे स्टार्ट कर देते हैं हम लोग और फटाफट रिवीजन की श्रृंखला में। तो आप देख सकते हैं इसे, ये आर्थिक परिदृश्य है, राजकोषीय घटनाक्रम, फिजिकल पॉलिसी या घटनाक्रम को कह सकते हैं। तो केंद्रीय बजट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। आप 20-21 को देख सकते हैं, निर्मला सीतारमण ने पेश किया है और ये 1 फरवरी 2020 से हो गया है, आप ध्यान रखिएगा, और जनवरी की शुरुआत में। लेकिन आप देखेंगे यदि हम कुल प्राप्तियों की बात करें अगर, तो इसमें देख सकते हैं कि राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों में बांटा जाए तो कुल प्राप्तियों का जो हिस्सा है राजस्व प्राप्तियों में, ये है, आप देखेंगे 63.43% राजस्व है और 33.57 पूंजीगत है। ठीक है, दोनों को आप बीओपी में समझेंगे अच्छी तरीके से। अब हम बात कर सकते हैं इसमें जो 2020-21 के बजट में आप देख सकते हैं कि राजस्व घाटा जितना है 6.09 लाख करोड़ रुपए का राजस्व घाटा है। और 20-21 में जो है, इसे देख सकते हैं आप, इसे अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद का ये 2.7% है, इसे पूछा जा सकता है 2.7। अब हम बात करेंगे इस संदर्भ में बजट अनुमान में प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का जो है, अगर देखेंगे प्रभावी के संदर्भ में, तो प्रभावी ना के बराबर पूछा जाता है, ध्यान रखना, फिर भी 1.8 है। और आगे हम इस संदर्भ में बात कर सकते हैं राजस्व घाटा पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन राजकोषीय घाटा आपसे हमेशा पूछा जाएगा। तो राजकोषीय घाटा में देख सकते हैं आप 20-21 के बजट में जो अनुमानित जीडीपी का है 3.5% है। अब हम आगे बात कर सकते हैं 20-21 में भारत का राजकोषीय घाटा छोड़ सकते हैं आप। हम इस संदर्भ में आगे देखेंगे अगर, तो इसमें हाँ 20-21 के लिए नई कर व्यवस्था है, करदाताओं के लिए वैकल्पिक होगी। कोई भी व्यक्ति आयकर कानून के अंतर्गत जो है क्या होगा, समय से अधिक कटौतियों और छूट मिल रही है, और इसका लाभ उठाने के लिए पुरानी व्यवस्था के अनुसार भुगतान जारी कर सकता है। आप इसे देख सकते हैं, व्यय के संगठन क्या हैं और प्राप्ति के स्रोत क्या हैं। तो आप इसको देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कहाँ से जो व्यय होता है, तो व्यय के संदर्भ में आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा ब्याज अदायगी होती है। फिर आप देख सकते हैं इसमें, हालांकि अभी आगे भी देखने को मिलेगा, नहीं, सबसे ज़्यादा करों एवं शुल्कों का राजस्व का हिस्सा जो 20% जाता है, फिर ब्याज अदायगी। ठीक है, फिर आप देखेंगे केंद्रीय क्षेत्र की जो योजनाएं हैं, इसमें 13% जा रहा है। और इसके बाद आप देखेंगे जो वित्त आयोग और अन्य अंतरण है और अन्य व्यय के संदर्भ में बराबर है। तो आप करों एवं शुल्कों का राजस्व के हिस्से में देख सकते हैं, फिर आप ब्याज अदायगी देखेंगे, फिर केंद्रीय योजना। 3 घटक याद रखें। अगर हम जो प्राप्ति के संदर्भ में बात करेंगे, तो आप देख सकते हैं इस संदर्भ में सबसे ज़्यादा आपको मिल रहा है, एरिया है आपको उधार एवं अन्य देताएं। ठीक है, पहले निगम कर हुआ करता था, अब ये उधार और अन्य देताओं में पहुंच गया है। तो आप आगे देख सकते हैं, तो सेम चीज़ है, आप देखना कि निगम कर भी है 18% और वस्तु एवं सेवा कर भी है। तो आप दोनों को याद रखें, इसका तो याद रखें पहले, या 79 याद रखें, 19। ठीक है, 19 के अंदर में याद रख सकते हैं, या फिर उसनी याद रख सकते हैं, जो भी आपको फिट लगे। आप इसके बाद देखेंगे। ठीक है, इसको हम बता देते हैं, आप यू बनाइए, एन बनाइए, इसके बाद आप बता सकते हैं इसमें, इसके साथ एस भी जोड़ सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं, क्योंकि दोनों जो निगम कर और वस्तु एवं सेवा कर है दोनों साथ में है, तो परसेंटेज बराबर है। फिर इसके बाद आप आयकर में आ जाएंगे, तो आयकर का हिस्सा है 17% है, याद रखिएगा।
तो ये बना सकते हैं इस संदर्भ में। बस यही याद रखिए। अब ये आपका बजट है, कुल प्राप्तियां हैं और कुल व्यय है। तो आप देख सकते हैं कहाँ किसका हिस्सा है ये छोड़ दीजिए। कुल प्राप्तियों में आप देख सकते हैं राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियों। पूंजीगत प्राप्तियों में देखना, राजस्व प्राप्तियों में आप देखेंगे कर राजस्व आएगा और कर भिन्न राजस्व आएगा। और पूंजीगत प्राप्तियों में देख सकते हैं कि उधार एवं अन्य देयताएं हैं, अन्य प्राप्तियां हैं और ऋण और वसूली है। इस चीज़ का आप डिफ्रेंसिएशन याद रखेंगे कि प्राप्तियों में जब जाएंगे तो उधार अन्न देयताएं हैं, अन्य प्राप्तियां हैं और ऋण वसूली हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व और कर भिन्न राजस्व है। ये डिवीजन याद रखें, क्या कितना परसेंटेज है इसको छोड़ दीजिए। अब हम बात करेंगे व्यय के संदर्भ में। तो देख सकते हैं राजस्व खाते पर व्यय है और पूंजी खाते पर व्यय है। तो राजस्व खाते में देख सकते हैं व्यय कहाँ जा रहा है, ब्याज भुगतान पे जा रहा है। पूंजी पर संपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान दिया जा रहा है, अन्न दिया जा रहा है। इसे याद रखेंगे। हम देख सकते हैं इस संदर्भ में। तो ये जो नई स्लेब है आपकी इनकम टैक्स की, तो आप देखेंगे 0 से 2.5 लाख वाले में देखेंगे, ठीक है। वर्तमान नई दर दोनों छूट है और 2.5 से आप देखेंगे 5 के बीच में है। 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है और 5 से 7.5 में देख सकते हैं 20 से 10, यहाँ 20 था, जो वर्तमान की दर 20 कर दी गई है और नई दर में देखेंगे तो 10 कर दिए, 10 अभी भी है। तो यही कहा कि आप इस पर आप 7.5 से 10 के बीच में देख सकते हैं, यहाँ 20 है और नई दर में इसे घटा दिया गया है, 15 कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं स्लैब आप याद रखें कि अभी स्लैब में जो छूट है वो 2 से 2.5 के बीच में रखा गया है, बाकी छूट अभी नहीं है। वैसे देख सकते हैं इसे। हालांकि इस आंकड़े को मुझे तो ये 5 लाख लग रही थी कि 5 लाख तक का छूट है, लेकिन सीनियर सिटीजन के संदर्भ में ये छूट होगी। अभी आगे देखते हैं। तो आप ये देख सकता है, पूछा जा सकता है कि भारत के कुल सब्सिडीज़ का जो जा रहा है 44.1% है, जो अकेले खाद्य मद में व्यय होता है। अब मदवार सब्सिडीज़ में देख सकते हैं इसे। सबसे ज़्यादा खाद सब्सिडी के बाद यूरिया जाएगी। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खाद्य के बाद यूरिया है, फिर एलपीजी है, फिर पोषण आधारित सब्सिडीज़ है, ठीक है। याद रखिएगा, पहले खाद, फिर यूरिया, फिर एलपीजी, ठीक है, और फिर पोषण आधारित। और सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं किसानों एवं उसकी अवधि में दी जाने वाली सब्सिडीज है। आगे हम देख सकते हैं सकल बजटीय व्यय का अनुमान में ब्याज अदायगी का कितना % है, 18% है। आप इसमें और आगे देख सकते हैं पिछले वर्ष भी इसमें आप देख सकते हैं सकल व्यय का 18% ही अनुमानित था, जो 20-21 में क्या है कर एवं शुल्कों के 19-20 में आप देख सकते हैं 19-20 एवं 18-19 में ब्याज भुगतान का जो है दूसरा सर्वाधिक बड़ा जो है मद रहा है। तो इसे याद रखिएगा। 19-20, 18-19 में भी दोनों में सेम चीज़ थी। हम आगे देख सकते हैं ब्याज भुगतान की इस विशालता का अंदाजा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि ये जीडीपी का 3.15% के अनुमानित है। इसे याद रखिएगा। हम आगे अगर देख सकते हैं कुल सब्सिडीज़ में, तो आप देख सकते हैं सब्सिडी में अगर पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा खाद है, फिर उर्वरक है, फिर पेट्रोलियम है, फिर आप देख सकते हैं एलपीजी के संदर्भ में एलपीजी में आ जाएगा ये। फिर आप देखेंगे ब्याज सब्सिडी है, फिर अन्य सब्सिडीज हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, डिवीजन दिया है। हम आगे बात करें तथ्यों के संदर्भ में, तो 21 हेतु प्रथम प्रस्तुत बजट का उद्देश्य है वित्तीय, आप देख सकते हैं वित्तीय राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के माध्यम जीवन की भौतिक गुणवत्ता में सुधार लाना है। आपदा लोच के माध्यम से जोखिम को कम करना है। पेंशन बीमा जो है प्रवेश के माध्यम सामाजिक सुरक्षा है, ठीक है। तो आप आपदा लोच के माध्यम से जोखिम को कम करना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। आगे बजट के 3 प्रमुख घटक के विषय हैं जिन्हें ध्यान में रखकर बजट तैयार किया गया है। याद रखना है 3 घटक पूछे जा सकते हैं। तो आकांक्षी भारत, इसमें समाज के सभी वर्गों के लिए बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और पहुंच रोजगार के बेहतर अवसर के उपलब्ध हो, जिससे जीवन स्तर ऊंचा होगा। सभी के लिए आर्थिक विकास की बात है, तो देखेंगे सबका साथ सबका विकास जो है इसी में है, सभी के लिए आर्थिक विकास है। फिर हम बात करेंगे जिम्मेदार समाज के लिए, ये तीसरा घटक है। तो आकांक्षी भारत के लिए आर्थिक विकास और जिम्मेदार समाज, तो आप देखेंगे ऐसा समाज जो मानवीयता, सहृदय, आस्था पर आधारित अंत्योदय हो, ठीक है। आप देख सकते हैं इसे। आकांक्षी भारत के तहत कृषि,
सिंचाई ग्रामीण विकास पहला मद है, आकांक्षी भारत में रखा गया। ध्यान रखना, डिवीजन पूछा जा सकता है क्योंकि कृषि सिंचाई ग्रामीण विकास पहला मद है। बजट के अनुमान आप इस जो है ये छोड़ सकते हैं। दूसरा है, आप देख सकते हैं कि इसमें जो है जो पीएम किसान योजना के सभी पात्र लाभार्थियों को क्या है इस बजट में 2021 में कि केसीसी योजना के अंतर्गत शामिल किए जाने का इसमें लक्ष्य है। अब आप ये भी देखेंगे 2025 के संदर्भ में दुग्ध प्रसंस्करण जो है दोगुना करने का लक्ष्य है। याद रखेंगे, पहले ये 53.5 मिलियन मीट्रिक था, अब इसे 108 मिलियन लक्ष्य रखा गया है। आप इसे देखेंगे, मवेशियों में होने वाली बीमारी है, खास कर ये देखिए बजट में है, चर्चा में है, तो ब्रूसेलोसिस है नाम है इसका, तथा भेड़ तथा बकरियों में होने वाली है पेस्टिस रूमेंटिस। तो दोनों बीमारियों को याद रखेंगे। जो मवेशियों में होगी वो ब्रूसेलोसिस है और भेड़ और बकरियों में देखेंगे तो पेस्टिस रूमेंटिस जो है रूमेंटिस है, इसे याद रखना। इसे 2025 तक समाप्त करने का लक्ष्य है, यही पूछा जाएगा। हम आगे बात कर सकते हैं संदर्भ में नीली अर्थव्यवस्था, जो ब्लू रिवोल्यूशन के संदर्भ में देख सकते हैं मत्स्य निर्यात को बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 22 से 23 तक इसे 200 लाख टन करने का लक्ष्य है, पूछा जा सकता है। आगे हम बात करें तो देखेंगे सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के तहत भारतीय रेलवे द्वारा क्या किया जाएगा, किसान रेल सेवा नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा कृषि उड़ान योजना शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। और आप देखेंगे इस संदर्भ में जो किसान रेल शुरू हो चुकी है। आरोग्य की बात करेंगे तो आरोग्य में देखेंगे आरोग्य जल एवं स्वच्छता आकांक्षी भारत का दूसरा मद है। बजट में समग्र स्वास्थ्य के लिए आप देखेंगे प्रावधान है। हम आगे बात करें 25 तक तपेदिक टीबी को समाप्त करने के लिए टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान शुरू किया गया है। क्वेश्चन पूछा जाना है, ये याद रखना इसे। आगे हम बात कर सकते हैं खुले में शौच से मुक्ति का दर्जा बरकरार रखने हेतु स्वच्छ भारत मिशन के तहत 21-22 में कुल 123 करोड़ की बात है आवंटित किए गए हैं। और हम देखेंगे इसमें कि तीसरी मद के संदर्भ में तो आप देखेंगे अंतिम मद है शिक्षा और कौशल है आकांक्षी की। तो इसमें देखेंगे शिक्षा क्षेत्र के लिए जो बजट है वो 93,300 और कौशल विकास हेतु 3,000 करोड़ रुपए की बात नहीं। आकांक्षी क्षेत्र में शिक्षा कौशल ये याद रखना है, मेन चीज़ कौन सा एरिया कहाँ डिवीजन रखा गया है। आप आगे देख सकते हैं कि ये पुलिस संबंधी विज्ञान है, फॉरेंसिक विज्ञान है, साइबर फॉरेंसिक आदि क्षेत्र में राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, याद रखना इसे। हम आगे बात करें तो देख सकते हैं इसे जो राष्ट्रीय वस्त्र तकनीकी वस्त्र जो है आपका मिशन है इसमें शुरू किया जाएगा, ठीक है, जिसके तहत भारत को तकनीकी वस्त्रों के क्षेत्र में वैश्विक स्तर अग्रणी मिलेगी। आप आगे बात करेंगे तो देख सकते हैं ये आपके बजट के एरियाज हैं। महत्वाकांक्षी भारत, आर्थिक विकास, नई अर्थव्यवस्था, क्वेश्चन पूछे जाने की डिवीजन है यहाँ से। तो आप महत्वाकांक्षी में देख सकते हैं कृषि संबंध सिंचाई ग्रामीण विकास है, बस यही याद रखना। आरोग्यता जल स्वच्छता है, शिक्षा एवं कौशल विकास है। आर्थिक विकास में बात करेंगे तो औद्योगिक एवं वाणिज्य है, परिवहन अवसंरचना है और ऊर्जा है। हम आगे बात करेंगे नई अर्थव्यवस्था में तो देखेंगे सूचना प्रौद्योगिकी और अंतर्सूची प्रौद्योगिकी रखी गई है, संचार भारत नेट को इसमें शामिल किया गया है, विज्ञान प्रौद्योगिकी शामिल की गई है। अगर हम जिम्मेदार समाज की बात करें तो महिला एवं बाल विकास एवं सामाजिक कल्याण है, सांस्कृतिक पर्यटन है और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन है। अगर हम वित्तीय क्षेत्र में बात करेंगे तो देखेंगे बैंकिंग बीमा वित्तीय बाजार की अवसंरचना इसमें रखी गई है। ये आप एरियाज रखें। इस बार बजट में एरिया का डिवीजन किया गया है। महत्वाकांक्षी भारत, आर्थिक विकास, नई अर्थव्यवस्था, जिम्मेदार भारत और वित्तीय क्षेत्र, 5 क्षेत्रों में डिवीजन किया गया है। इन डिवीजनों को सब डिवीजन के क्षेत्र में पूछा जा सकता है आपसे कि महत्वाकांक्षी क्षेत्र में कौन कौन से एरिया रखे गए हैं भारत की जो बजट में 2021 में। और आर्थिक आप देखेंगे कि आर्थिक विकास किस में क्या रखा गया है, नई अर्थव्यवस्था में क्या रखा गया है और जिम्मेदार समाज में क्या रखा गया है वित्तीय क्षेत्र में। तो आपको पता ही है सब होगा ही। आगे बात करेंगे 5 पुरातात्विक स्थलों की खोज की गई है।
तो एशियन हिस्ट्री के संदर्भ में आप इसको शामिल कर लें। देखेंगे राखी गढ़ी हरियाणा है, इन जो हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश है, शिव सागर असम है, धौलावीरा गुजरात है, आदिल जो है अदिनीचल्लूर तमिलनाडु है ना, स्थानिक जो है संग्रहालयों सहित जो है प्रतिमान स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ से आपको एशियन हिस्ट्री से मिल सकता है और बजट में जोड़ के पूछा जा सकता है। सरकार ने 10 बैंकों को विलय करके 4 बैंकों के गठन की मंजूरी दी है, तो आप बैंकिंग सेक्टर पढ़ के जाएं, देख लें। और आप देख सकते हैं जो है अब वर्तमान में 25 करोड़ रुपए तक के कुल कारोबार करने वाले पात्र स्टार्टअपों को 7 वर्षों में लगातार 3 निर्धारण वर्षों में अपने लाभ पर 100% कटौती जो है अनुमति है, और कुल कारोबार 25 करोड़ रुपए से अधिक हो, ये एक शर्त है। इसमें हम देख सकते हैं इसमें कि जैसे 25 करोड़ से बढ़ाकर अब इसे 100 करोड़ कर दिया गया है। जहां आपको मिले अंदाजा लगा लें। आप देखें कटौती के दावों की पात्रता अवधि को मौजूदा 7 वर्ष की थी, जो वो अब 10 वर्ष करने की प्रस्ताव कर दिया गया है। हम देखेंगे क्योंकि स्टार्टअप्स में क्या हुआ, बहुत तेजी से सरकार को या स्टार्टअप एरिया करने वाले लोगों को घाटा हुए हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। जिम्मेदार समाज के मूल विषय पर जोर देते हुए वित्त मंत्री ने देखा है 2021 के दौरान पोषण संबंधी कार्यक्रमों के लिए आप देख सकते हैं इतने रुपए आवंटित किए गए, इनकी खास कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ जा सकते हैं सिर्फ कारपोरेट ब्रांडों में, आप देखेंगे कारपोरेट ब्रांडों में FPI की सीमा को 9% से बढ़ाकर 15 कर दिया गया है, इसको याद रखें, बाकी आप छोड़ सकते हैं। हम बात करेंगे आर्थिक समीक्षा 2021 में, वो 19-20 में, 2021 का तो बजट आया है ठीक है। आर्थिक समीक्षा, तो आर्थिक समीक्षा आप देख सकते हैं, आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत की गई है संसद में, तो देख सकते हैं पूर्व वर्षों के बाद इस बार की समीक्षा 2 खंडों में प्रकाशित है, इससे कोई फर्क नहीं है। आगे हम देख सकते हैं 19-20 में कुल बातों के संदर्भ में, तो विश्व बैंक के अनुसार गठित नई कंपनियों की संख्या के मामले में भारत अब तीसरे पायदान पर पहुंच गया है। 2014 से ही भारत में नई कंपनियों की उल्लेखनीय बढ़ोतरी है, क्योंकि भारत सरकार ने बहुत सारी योजनाओं को लागू किया था। अब देख सकते हैं इस संदर्भ में तो नई कंपनियों की संचयी वृद्धि दर कितनी है, 12.2% है, इसे आप याद रखेंगे ठीक है। जो पहले 3.8 थी वो 12.2 के संदर्भ में पहुंच गई है, क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। हम आगे बात करें तो देखेंगे, तो देख सकते हैं लगभग 2018 में आप देख सकते हैं 1.24 लाख करोड़ कंपनियों का नई कंपनियों का गठन हुआ। ये क्वेश्चन इस संदर्भ में पूछा जा सकता है। बाकी आप देख सकते हैं इसे कि 2014 में लगभग गठित 70,000 नई कंपनियों की तुलना में तकरीबन 80% अधिक हैं, तो 18 में लगभग 1.24 लाख कंपनियां गठित की गई थी। अगर हम आगे बात करें तो छमाही तिमाही की तो आप छोड़ दीजिए, भारत की GDP सीधे आ जाइए BOP के संदर्भ में। तो भारत की भुगतान संतुलन की स्थिति में अब सुधार हो रहा है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेटमेंट के संदर्भ में। आप आगे देख सकते हैं विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो प्रेजेंट टाइम बता देते हैं 20 में दिखाया गया, तो इस समय है 461.2 बिलियन डॉलर है आपका क्या विदेशी मुद्रा भंडार। अब हम बात करेंगे चालू खाता घाटा, तो आप देख सकते हैं प्रतिवर्ष घटकर 19-20 की पहली तिमाही में चालू खाता जो आपका कैड है वो 1.5 रह गया है। अगर हम बात करें बाइलेटरल ट्रेड के संदर्भ में, तो आप देख सकते हैं बाइलेटरल जो ट्रेड है आपका व्यापार है, द्विपक्षीय व्यापार, केवल 2 ही देश हैं USA और UAE, जिनके साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 14-15 से 18-19 तक सकारात्मक या धनात्मक है, जिसे पूछा जा सकता है। आप देखेंगे बाकी सभी के साथ ऋणात्मक है, ये क्वेश्चन इस संदर्भ में पूछा जाएगा। अब हम बात करेंगे भारत के शीर्ष 5 व्यापारिक साझेदार देश के संदर्भ में, 19-20 के संदर्भ में देख सकते हैं। सबसे पहले नाम आएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है चीन, फिर है UAE। आप 3 नंबर तक याद रखेंगे ठीक, क्योंकि ये जब भी पूछा जाएगा तो आपसे डिसेंडिंग ऑर्डर में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर UAE और सऊदी अरब, हांगकांग है, इसमें आप 3 नंबर याद रखें, 3 नंबर तक, बाकी आप छोड़ दें, खुद ही लगा लेंगे। अब इस अवधि में आप देख लेंगे शीर्ष निर्यात की जो मदें हैं, क्वेश्चन यहाँ से मिलने ही आपको याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा अगर आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से। तो पेट्रोलियम उत्पाद, मोती, कीमत, देखिए आप निर्यात में देख लीजिए पेट्रोलियम भी निर्यात कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम निर्यात है उत्पाद भारत का,
और फिर दूसरे नंबर पे मोती, कीमती अर्धकीमती पत्थर हैं तीसरे स्थान पे। और देखेंगे कि औषधियों के नुस्खे से स्वर्ण और अन्य बहुमूल्य धातुएं सही रही हैं। तो पहला है पेट्रोलियम उत्पाद, दूसरा है मोती, तीसरा है कीमती अर्धकीमती पत्थर और चौथा है औषधियों के नुस्खे। आप इतने याद रखें, 3 यहाँ भी मिनिमम याद रखें। 3 आपको जहाँ भी आपको डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में पूछा जाएगा आप 3 लगा के रखें, बाकी आप देख लें। ठीक, तो आप देखेंगे पेट्रोलियम, ऐसा आपको लगेगा कि पेट्रोलियम तो भारत बाहर से मंगाता है, लेकिन पेट्रोलियम निर्यात सबसे ज़्यादा भारत भी कर रहा है। और देख सकते हैं तो मधुमेह पेट्रोलियम उत्पाद, मोती यहाँ पेट्रोलियम उत्पाद है। तो ये क्रूड ऑयल के संदर्भ में है कि भारत कच्चा माल मंगाता है, फिर उसको क्या करेगा, संशोधित करेगा, फिर उसको अलग अलग एरियाज में डिवीजन करके बेचता है। तो संदर्भ में है, ध्यान रखिएगा। और अगर क्रूड ऑयल के संदर्भ में पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, वहाँ क्वेश्चन इसे ना लीजिए। हम बात करेंगे 19-20 में, तो सबसे बड़े निर्यात गंतव्य देख सकते हैं 19-20 में तो अमेरिका, दूसरा है, अब आप निर्यातक गंतव्य देश देख सकते हैं। यहाँ हमने देखा था साझीदार, अब हम देखेंगे निर्यात गंतव्य देश कौन से हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो ये है, सबसे ज़्यादा अमेरिका को भेजा है, फिर यूएई को भेजा है, फिर चीन को भेजा है, फिर हांगकांग है। अब हम बात करेंगे आयात के संदर्भ में, तो देखोगे कि भारत सबसे ज़्यादा क्या मंगाएगा, क्रूड ऑयल, तो कच्चा पेट्रोलियम आ गया। दूसरा आएगा स्वर्ण, देखिए सोना मंगाया जा रहा है। फिर आप देखेंगे पेट्रोलियम उत्पाद, ठीक है, तो पेट्रोलियम उत्पाद भी मंगा रहा है, कोयला मंगा रहा है और कोक और पुटन। तो आप सब सीधे चलेंगे कच्चा पेट्रोलियम, स्वर्ण, फिर पेट्रोलियम उत्पाद, 3 याद रखें, फिर आगे आप छोड़ सकते हैं इसे। अब हम बात करेंगे भारत के सर्वाधिक आयात चीन से हुआ है और भारत को यहीं से सबसे ज़्यादा व्यापार घाटा होता है। तो आप देख सकते हैं भारत को सबसे सर्वाधिक आयात कहाँ से आता है, चीन से हुआ, उसके बाद अमेरिका है, फिर यूएई है। तो भारत मंगा कहाँ से रहा है सबसे ज़्यादा, पहले चीन से, फिर अमेरिका से, फिर यूएई से। देखना यूएई के बाद ही सऊदी अरब आ रहा है, यूएई अभी हर जगह स्थान अपना बनाए हुए है। आगे हम देख सकते हैं 18-19 के संदर्भ में जो देख सकते हैं 109.2 मीट्रिक टन कच्चे इस्पात का उत्पादन हुआ था। ठीक है, टिन कच्चे इस्पात है ये, ठीक है, आयरन। तो देखेंगे वर्तमान में जो है उत्पादन शुरू हुआ है 2019 में। तो इसको अभी आगे देख सकते हैं कि कच्चे इस्पात के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पे, ये भी याद रखेंगे। आप देखेंगे 17-18 में जो जीबीए है, ग्रास वैल्यू एडेड है आपका परिवहन क्षेत्र की भागीदारी में, ठीक है, कितनी परिवहन क्षेत्र की भागीदारी है, 4.77% है। सड़क परिवहन की हिस्सेदारी सर्वाधिक है इसमें। अगर देखेंगे परिवहन क्षेत्र में तो सबसे ज़्यादा परिवहन में सड़क है, फिर रेलवे है, फिर हवाई यातायात है, फिर जल परिवहन है। भारत में जल परिवहन की हिस्सेदारी सर्वाधिक कम है, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो याद रखिए। आगे हम बात करेंगे भारत जो है विश्व के नगर विमानन का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू बाजार है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रथम स्थान पे आप देख सकते हैं यूएसए है, दूसरे स्थान पर चीन है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं संदर्भ में, तो आगे देख लेते हैं कि भारतीय व्यापार की मात्रा की दर से लगभग 95% मूल्य की वृद्धि होती है। ठीक है, व्यापार, भारतीय व्यापार की मात्रा की दर से देखेंगे तो इसमें देखेंगे 95% तथा मूल्य की दर से देखेंगे तो 68% नौ परिवहन के द्वारा नौ परिवहन किया जा रहा है। आप इसे छोड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं भारत की स्टार्टअप व्यवस्था प्रगति कर रही है, पूछा जा सकता है। 24 यूनिकॉर्न के साथ विश्व में तीसरी सबसे बड़ी व्यवस्था बन गई है, पूछा जा सकता है। प्रथम चीन है, दूसरा अमेरिका है, याद रखना यूनिकॉर्न के संदर्भ में। आगे हम बात करेंगे तो देखेंगे विश्व के वाणिज्यिक सेवा निर्यातों के संदर्भ में। तो वाणिज्यिक सेवा निर्यात में देखेंगे सर्विस सेक्टर आ गया वाणिज्यिक ट्रेड में। तो भारत का अंश विगत वर्ष से लगातार बढ़ते हुए 18 में देख सकते हैं 3.5% पर पहुंच गया है, जो कि विश्व में वस्तु निर्यातों के संदर्भ में देख सकते हैं 1.7% के हिस्से से 2 गुना हो गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें कि भारत का जो अंश है जो वाणिज्यिक सेवा निर्यात में वो अब 3.5% है 2018 के संदर्भ में देख सकते हैं। आगे हम बात करेंगे तो देखेंगे चीन के बाद भारत ही में ही दूसरा सबसे बड़ा, ठीक है, चीन के बाद भारत ही में ही दूसरा सबसे बड़ा उभरता ग्रीन बॉन्ड बाजार है। तो आप देख सकते हैं भारत के बाद
चीन के बाद भारत ही एक ग्रीन बॉन्ड है। तो आप टर्मिनोलॉजी को पढ़ते चलें, ग्रीन बॉन्ड क्या होता है। वर्ष 2018 में स्टेट बैंक ने देख सकते हैं 650 मिलियन डॉलर के सर्टिफाइड क्लाइमेट बॉन्ड के साथ, ठीक है। तो ये जुड़ा हुआ है आपके पर्यावरण से रिलेटेड, ठीक है। तो और इसमें बैंक जुड़ी है भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है। बाजार में प्रवेश किया है 650 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ। अब हम आयात की दर से देख सकते हैं, ये आंकड़ा आपको बता चुके हैं हालांकि। तो आयात में देखेंगे सबसे ज़्यादा आप आयात कर रहे हैं, तो आयात चीन से हो रहा है। फिर निर्यात चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब और इराक की बात आएगी। आप देख सकते हैं भारत सबसे ज़्यादा मंगा रहा है क्या, मंगाने में है कच्चा पेट्रोलियम, लेकिन देखेंगे आयात के मामले में चीन, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई और सऊदी अरब स्थान है। इराक आप देखेंगे निर्यात के संदर्भ में, तो देख सकते हैं निर्यात भारत से हो रहा है अगर, तो संयुक्त राज्य अमेरिका को होता है सबसे ज़्यादा, फिर जो है यूएई को हो रहा है, फिर चाइना को हो रहा। चाइना है तो हांगकांग के नीचे लगा हुआ है उसका, ठीक है। तो आप इसे लगा लें। आगे हम बात करें तो देख सकते हैं विश्वव्यापी निर्यात में शीर्ष हिस्सेदारी वाली वस्तुओं देख सकते हैं। तो विश्वव्यापी निर्यात में भारतीय हिस्सेदारी वस्तुओं देखेंगे तो भारत ने सबसे ज़्यादा निर्यात किया है चावल का, और देखेंगे मोती एवं बहुमूल्य अर्धमूल्य रत्न किए हैं। फिर आप देखेंगे मसाले किए हैं। फिर आप देखेंगे चाय और मेट किए हैं। चाय में भारत खुद सबसे उत्पादक उपभोक्ता है, तो उत्पादक तो इस समय बदल गया है, उपभोक्ता अभी भी बना हुआ है। इसलिए आप देख सकते हैं कि चावल सबसे ज़्यादा निर्यात किए हैं। फिर इसके बाद भारत ने भेजे हैं मोती भेजे हैं, क्योंकि मोतियों का देश कभी रहा था, तो मोती हालांकि बहरीन बोला जाता है। आप देखेंगे बहुमूल्य एवं अर्धमूल्य रत्न के और मसाले चाय और मेट के संदर्भ में। अब हम बात करें टेक्सटाइल के संदर्भ में, तो देख सकते हैं टेक्सटाइल में जो है जीडीपी का, टेक्सटाइल कपड़े का 2% योगदान है जीडीपी का, और विनिर्माण में 18% है और जीडीपी का 2% है। आप देख सकते हैं 18-19 में कुल निर्यात में कपड़ों की 12% से भागीदारी थी। ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, पूछ याद रखना। ये सभी हम लोग आर्थिक समीक्षा देख रहे हैं, ठीक है, बजट के संदर्भ में नहीं देख रहे हैं। कपड़ा उद्योग की बात करेंगे तो कपड़ा उद्योग कृषि के बाद सबसे बड़ा जो है नियोक्ता है, या नियोक्ता का मतलब रोजगार देने वाला नियोक्ता है, जो देखेंगे, ठीक है। तो 4.5 करोड़ लोगों को सीधे तौर पर रोजगार देता है, संबंध क्षेत्रों में 6 करोड़ लोगों को रोजगार देता है, याद रखिएगा। कृषि के बाद कपड़ा सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। अब हम अर्थव्यवस्था की विश्व उत्पादन की दृष्टि पे देख सकते हैं नज़र, ठीक है। तो आप देखेंगे स्थिर कीमतों के संदर्भ में जो है, जीवियों के संदर्भ में आप इसे ग्रास वैल्यू एडेड ग्रोथ रेट है, ये बर्ड आउटपुट ग्रोथ है, तो इसे भारत के संदर्भ में ही दी है। तो प्राकृत है 2019 में 2.9%, बाकी छोड़ सकते हैं। जीवीए के संदर्भ में देख सकते हैं 4.9% है। आपको याद रखना हो तो बहुत है, 18 की याद रख लें, 3.6 है जो अब घटकर 2.9 हो गई है। हम आगे देख सकते हैं 18-19 में जो जीवीए की जो स्थिर कीमतों पे, तो आप देख सकते हैं चालू कीमतों पे होगी, क्योंकि अनुमानित अभी है। जीवीए भी देखेंगे ये, ठीक है, स्थिर कीमतों पे आधार पे दी गई है, आधार लिखा हुआ है तो आधार होगा 11-12, याद रखना। आधार बस इस समय 11-12 चल रहा है। और आप देखेंगे 18-19 में जो है 6.6 हो गई, 19-20 में 4.9 है जीवीए। अब हम बात करेंगे प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम के संदर्भ में, तो जो है टॉप 3 स्टेट के संदर्भ में देख सकते हैं 17-18 का आंकड़ा है। पहला है गोवा, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है हरियाणा। और दिल्ली के संदर्भ में देखेंगे केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ऊपर है, ठीक है। और आप टोटल के भी मामलों में देखेंगे तो सभी राज्यों के शासित प्रदेशों के आंकड़े 17-18 तक ही उपलब्ध हैं। 18-19 के आंकड़े सभी राज्यों की तुलना में अभी संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देख सकते हैं वर्तमान कीमतों के संदर्भ में प्रति व्यक्ति निवल आय घरेलू उत्पादन में वृद्धि देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 18-19 में 10.6% है। 17-18 का आंकड़ा आप छोड़ सकते हैं, फिर भी 8 पॉइंट हम बता दे रहे हैं, 8.9 है, फिर भी आप इस आंकड़े पे ज़्यादा ध्यान दें। जो फिर इसके बाद देखेंगे स्थिर कीमतों पर भारतीय अर्थव्यवस्था में जीएनआई के संदर्भ में देख सकते हैं तो 19-20 में 5% रखी है, 18-19 में ये अनुमानित अभी भी ये 6.9 है। इसे आप
आगे ना जाएं। अब हम बात करेंगे फिजिकल डेफिसिट। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका यहीं से पूछा जाता है, ध्यान रखना, ठीक। बाकी आप छोड़ दें तो देखेंगे ये आपको जीडीपी के प्रतिशत में राजकोषीय घाटा 17 में है 3.9 रखा था आधा, और 18-19 में 3.4 रखा था, 19-20 में से आप देखेंगे जो 3.3 है। और आप देख सकते हैं पीए का मतलब प्रोविजनल जो है एक्चुअल है, और बी का मतलब बजट एस्टीमेट है। और आप आगे देख सकते हैं सकल घरेलू उत्पाद ग्रास डोमेस्टिक सेविंग जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, बचत के संदर्भ में जो है 17-18 का आंकड़ा देख सकते हैं जो है 30.5 है। सर्वाधिक घरेलू क्षेत्र का है, हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, इसे याद रखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में देख सकते हैं कि आर्थिक समीक्षा के अनुसार 19 में भारतीय अमेरिकी डॉलर में देख सकते हैं जीडीपी के संदर्भ में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, आप देख सकते हैं, ठीक है। आप इसे क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर देखेंगे आप विद परचेजिंग पावर प्रायोरिटी पीपी एडजस्टमेंट के संदर्भ में, तो आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय डॉलर में भारत की जीडीपी का स्थान विश्व में तीसरा है, याद रखें इसे क्योंकि पर कैपिटा जिस क्रय शक्ति क्षमता में तीसरी अर्थव्यवस्था है, ये दोनों में से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश बजट के संदर्भ में, तो देखेंगे आप उत्तर प्रदेश बजट के संदर्भ में कि वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पेश किया है, और ये चौथा पूर्ण बजट है वर्तमान सरकार का। आप देख सकते हैं सरकार द्वारा बजट का आकार दिया गया है, कभी कभी बजट का आकार पूछा जाता है, तो इस डिजिट को याद रखेंगे। जो है बजट है आपका 5,12,860 करोड़, इतना याद रखें। 0.72 करोड़ रखा गया है जो विगत वर्ष के बजट के अनुमान के मुताबिक, ठीक है, 6.9% संशोधित अनुमान की तुलना में 13.51% है। ये आंकड़ा और ये आंकड़ा आप याद रखेंगे बस, बाकी आप छोड़ दीजिए। पहला आंकड़ा ये है आपका, दूसरा आपका ये है, बस। तो 51,286, ठीक है, सॉरी 5,12,860 याद रखें, और 13.51 जो ज़्यादा प्रतिशत है उस पिछले वर्ष की तुलना में। अब इस संदर्भ में आप इसे छोड़ सकते हैं कि कौन कहाँ कितना बजट है। आगे हम देख सकते हैं राजकोषीय घाटा, तो राजकोषीय घाटा के संदर्भ में क्वेश्चन अगर पूछा जाए, सिर्फ आप देख सकते हैं राजकोषीय घाटा के संदर्भ में जो है सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, यहाँ जीडीपी नहीं लिखा है, आप याद रखिएगा जीडीपी लिखा हुआ, ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के संदर्भ में है, स्टेट जुड़ा हुआ है, इसलिए यही है 3.28, याद रख वो 2.38 है, इस आंकड़े को याद रखेंगे। हम आगे बात करेंगे तो देख सकते बाकी आप इसमें आगे, हाँ, इस प्रकार कुल संशोधन राजस्व प्राप्तियों में 84% है, ठीक है, शेष 16% में 13.1% है लोक ऋण, और 1.7% जो है आगे देख सकते हैं किसकी है वसूली 16% में से, अच्छा 84% देखा है राजस्व प्राप्तियों से हो रहा है। शेष आप देखेंगे 16% में आप देख सकते हैं 13.1 पर लोक ऋण लोक रेखा सिद्ध है, 1.7 देख सकते हैं ऋण एवं अग्रिम वसूली है, 0.4% संबंध लेन देन और शुद्ध परिणाम है। हम आगे अगर चर्चा करेंगे तो बजट अनुमानों में राजकोषीय घाटा का है, इसे आप छोड़ दें आंकड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपने माइंड में नहीं रख सकते हैं, हम आपको काम की चीज़ बताते हैं, बाकी आप इसे छोड़ने के पक्षधर हैं मेरी समझ में। बाकी आप पूरा पढ़ लें क्योंकि आपको वीडियो में सभी को दिखेगा, चाहे तो आपके पास, तो देखेंगे 20-21 के बजट अनुमानों में राजकोषीय घाटा जो देख सकते हैं 2.97% अनुमानित है, जो 21-22 और 23-24 तक इसे 3% की सीमा के अंदर रहने का अनुमान है। मतलब आप देख सकते हैं राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है, किसका, उत्तर प्रदेश का, जबकि भारत सरकार इसे घटाने के पक्ष में है। तो कुछ आप देख सकते हैं
उत्तर प्रदेश फरवरी में उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट का सफल आयोजन करते हैं। किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य क्या किया, द मिलियन फार्मर्स स्कूल कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय धन संस्थान है, आपको पता है कि ये कहाँ है, फिलीपींस में, कि पहली शाखा वाराणसी में स्थापित हुई है। क्वेश्चन पूछा गया है, फिर पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के बजट में है। हम आगे बात करेंगे 17-18 के बजट में किसानों को, ठीक है, 17-18 का जो बजट था वो किसानों को समर्पित था। 18-19 का बजट औद्योगिक विकास को समर्पित विशेष स्थान दिया गया। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। 17-18 किसान, 18-19 का औद्योगिक विकास, और 19-20 इसमें देखेंगे कि क्या दिया है, सामाजिक सेक्टर को दिया गया है। महिलाओं के सशक्तिकरण के माध्यम से समाज में उनके प्रति दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन लाए जाने का इस लक्ष्य को प्रधानता प्रदान की गई है। बाकी आप सब छोड़ दें, लेकिन इस बजट को याद रखें 19-20 को। अब 20-21 में देख सकते हैं बजट में आप जो है युवाओं को, अब 19-20 के बजट में, 20-21 के बजट में क्या किया, जो प्रेजेंट टाइम का बजट है, तो देखेंगे युवाओं की शिक्षा, कौशल संवर्धन, रोजगार के साथ साथ प्रदेश की जनता को मूलभूत स्थापना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं देना, त्वरित न्याय उपलब्ध कराना। ये आप देख सकते हैं, फास्ट कोर्ट की बात कर रहे हैं लोग कि हम तुरंत न्याय देंगे। अब हम बात करेंगे केंद्र सरकार द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को 2024 तक $5 ट्रिलियन US की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये क्वेश्चन केंद्र सरकार द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को कहाँ तक रखा गया है, ये फैक्ट आपको ऊपर के आंकड़े में नहीं मिला, लेकिन यहाँ मिला है। लेकिन ये आंकड़ा केंद्र सरकार का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो 24 तक $5 ट्रिलियन US की इकोनॉमी, ठीक है, भारत की इकोनॉमी अब ट्रिलियन में चलेगी, याद रखना। और इस संभव बनाने के लिए उत्तर प्रदेश ने क्या किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को कम से कम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। $5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य भारत सरकार का है। उसमें स्वयं जो है इसमें सहयोग देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट को $1 ट्रिलियन US की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कब, 2024 तक। आप देखेंगे सरकार के प्रयासों के परिणाम स्वरूप आप मातृ मृत्यु दर में सबसे ज़्यादा 30% गिरावट लाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को भारत सरकार की तरफ से क्या मिला है, MNR अवार्ड प्रस्तुत किया गया है। याद रखना ये आंकड़ा, ठीक है। 30 मिलियन तो एक तो गिरावट की, 30% की गिरावट हुई है, ठीक है, और माताओं की मृत्यु में। और देखेंगे, और ये भी बता दें कि बच्चों की मृत्यु दर 1000 में गिनी जाती है, लेकिन मातृत्व मृत्यु दर लाख में गिनी जाती है, ये याद रखिएगा। और देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय कृषि कुंभ में, जो कृषि कुंभ के सफल आयोजन के साथ ही उत्तर प्रदेश देखेंगे किसानों को देय अनुमान का भुगतान DBT के माध्यम से, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात हो रही है, और करने मंडी अधिनियम संस्थानों के बाद देश का पहला राज्य बन गया है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय कृषि कुंभ के सफल आयोजन करते हैं उत्तर प्रदेश। और देखेंगे कि कृषि को देय अनुमान का DBT के माध्यम से जो किसानों के देय अनुमान को जो है इसके करने तथा मंडी अधिनियम के जो है संशोधन करने का देश का पहला राज्य हुआ है। और देखेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना में 13 लाख से अधिक आवासों का निर्माण किया गया। पूछा जा सकता है, जो योजना का परफॉर्मेंस देख सकते हैं इंडेक्स में, उत्तर प्रदेश जो है पूरे देश में पहले स्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना के संदर्भ में। हम बात करेंगे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के संदर्भ में, तो इसके अंतर्गत देख सकते हैं 2.61 करोड़ लाख परिवारों के लिए शौचालय का निर्माण कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। स्वच्छ भारत में देखेंगे तो देश में प्रथम स्थान पे है। ये बिल्कुल सही, मतलब अच्छी बात है ये। और इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने काम भी किया है। हम देखेंगे मानव वन्यजीव संघर्ष को आपदा जोखिम करने आने वाला जो है, मानव वन्यजीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य है, ठीक है। प्रभावी सुरक्षा के परिवर्तन के कारण बाघों की संख्या में देखेंगे 14 में 117 से बढ़कर 2018 में 173 हो गई है, ठीक है, याद रखना है इसे। इन्होंने इसके लिए एक खुली जेल पीलीभीत जो पीलीभीत राइजर वो है टाइगर रिजर्वेशन, वो रिजर्व टाइगर है पीलीभीत, उसमें इन्होंने एक खुली ओपन जेल का निर्माण किया है। इन्हीं बाघों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए, उनके बच्चों की देखरेख सुरक्षा के लिए आप देखेंगे राज्य आय के संशोधित अनुमान के अनुसार प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय देखेंगे, ठीक है, 18-19 में तीसरे जो संशोधित अनुमान है जो है
तो 6,000 ठीक 64,330 रुपये आकलित हुई है। प्रति व्यक्ति 64,330। इसे देख सकते हैं कहाँ कितना आवंटन है, तो सबसे ज़्यादा आवंटन देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षा में जा रहा है बजट का आवंटन विभागों में, क्योंकि आप देख सकते हैं आंकड़ा घटते हुए क्रम में है सभी। ठीक है, कोई भी आंकड़ा 1298 है, 163770 है, और यह नहीं, इस आंकड़े में भी घटता हुआ क्रम नहीं है, याद रखना। तो आप देख सकते हैं इसमें ये आंकड़ा आप, क्योंकि 16 जो है 37 7 और आप देख सकते हैं 55,064 की बात है, यहाँ 16 37 7 की बात है। तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से आंकड़े हैं ये है 5,5564, ये है आपका 16 से 377। तो इस हिसाब से आप देखेंगे इस आंकड़े में सबसे ज़्यादा बजट है। आप इसे छोड़ दें, आप यहाँ से देख सकते हैं तो रुपया आता कहाँ है उत्तर प्रदेश सरकार में, तो देख सकते हैं रुपया सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहा है, वही आपको एक याद रखना है, बाकी छोड़ सकते हैं। परसेंटेज के एरिया के संदर्भ में सबसे ज़्यादा देखेंगे केंद्रीय करों में राजस्व सबसे ज़्यादा आता है। फिर आप देख सकते हैं इस संदर्भ में सबसे ज़्यादा आपको आंकड़ा दिखेगा केंद्र सरकार की सहायता का अनुदान, दूसरा। और देखेंगे नहीं, ये दूसरा आंकड़ा है, ये है स्वयं का कर राजस्व। ठीक है, तो स्वयं का जो कर राजस्व है दूसरे नंबर पे है। तो पहला केंद्रीय करों से राजस्व जिसे, ठीक है, और दूसरा है स्वयं का, ये जीएसटी से सबसे ज़्यादा आ रहा है। दूसरा है स्वयं का कर है जो अपने उसके कर हैं, तो 30 है। बस एक ही याद रखें, दूसरे नंबर पे ये आएगा कौन सा, केंद्र सरकार सहायता अनुदान। तो आप ये भी याद रखें। और वहाँ रुपये जाता कहाँ है, तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा रुपये आप जा रहा है। आप इसमें सबसे ज़्यादा मत देख सकते हैं कहाँ जा रही है, अन्न राजस्व व्यय में जा रही है। ठीक है, तो इसमें बाकी इससे बड़ी कोई मद आपको नहीं दिखेगी। ठीक है, आप इसे चाहे दोबारा देख लें। दूसरा है पूंजीगत व्यय, तो अन्न राजस्व के बाद पूंजीगत व्यय है, इसे देख सकते हैं। हम उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा की बात करें तो इसमें देखेंगे जो है उत्तर प्रदेश को संकल्प है $1 ट्रिलियन, 1,000 अरब का व्यवस्था संकल्प है उत्तर प्रदेश की सरकार की, याद रखना। आप ये भी देख सकते हैं भारत की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का 8.8% के योगदान के साथ महाराष्ट्र तमिलनाडु के बाद उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हम आगे बात करें, देखेंगे राज्य की जो है राजस्व आय में राज्य के कर एवं कर राजस्व के क्षेत्र में 18-19 में जो भी परसेंटेज की मदद राजकोषीय घाटे को देख सकते हैं। तो आप इसे वित्तीय के संदर्भ में भी देख सकते हैं। आगे बात करें, प्रदेश में खाद्यान्न उपलब्धता इतनी है। आप प्रदेश में प्रदेश में खाद्यान्न उपलब्धता जो है कितनी है, 746.64 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से है। और आवश्यकता है आपको जो खाद्यान्न आवश्यकता से आप देखेंगे जो खाद्यान्न आवश्यकता है वो है 539 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति से अधिक है। बाकी आप इसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्र में ये सब छोड़ दीजिए, ये सब। उत्तर प्रदेश पशुधन कुक्कुट को छोड़ करके मामले में आप देख सकते हैं प्रथम स्थान पे है। आप ये भी देखेंगे देश की कुल पशुधन में जो है उत्तर प्रदेश का स्थान 13.4% है। और आगे बात करें कृषि क्षेत्र में जो है पशुधन का सकल मूल्यवर्धन 26% है। ठीक है, कृषि क्षेत्र में आंध्र प्रदेश व पश्चिम बंगाल के पश्चात मत्स्य उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। तो आंध्र प्रदेश पश्चिम बंगाल के बाद मछली उत्पादन में भी है। अब हम बात करें पशुधन संख्या में, उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान देख सकते हैं द्वितीय स्थान पे है, आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पे है। याद रखना पशुधन में, तो पशुधन का मतलब है मवेशी पूछा है तो मतलब तो देखेंगे राजस्थान का नाम आएगा, पहला है उत्तर प्रदेश,
आपको घेर देता हूँ। दूसरा है राजस्थान, तीसरा है आंध्र प्रदेश। आप देखेंगे जबकि पशुधन व कुक्कुट को मिलाकर सर्वाधिक संख्या आंध्र प्रदेश में चली जाती है, क्योंकि आंध्र प्रदेश राजस्थान, उत्तर प्रदेश राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पे है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश है। जो भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादन, तो भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादक दुग्ध उत्पादक देश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला दुग्ध का उत्पादन करता है। आप देखेंगे 17-18 में देश के जो दुग्ध उत्पादन राज्य हैं, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात। आप उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश 3 तक याद रखेंगे। हम आज बात करें अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में 17-18 में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाले देशों में, तो सबसे ज़्यादा भारत है, यूएसए है, पाकिस्तान है, याद रखना पाकिस्तान भी आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। तो तीसरे नंबर पे है चीन, ब्राज़ील चौथे और 5वें स्थान बनाए हुए हैं। अब बात करेंगे प्रचलित भावों पर प्रदेश के सकल मूल्य संबंध सेवा क्षेत्र का योगदान देख सकते हैं 45.5% है, जो 18 में देख सकते हैं बढ़कर कितना हुआ है, अब हो गया है 47.2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सकल वैल्यू वर्धन में सेवा क्षेत्र में अंतर्गत 7.6% की वृद्धि हो रही है। हम आगे बात करेंगे तो इस संदर्भ में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन में, ठीक है, उत्तर प्रदेश विद्युत उत्पादन कितना कर रहा है इस समय, विद्युत उत्पादन 18-19 में देख लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। तो उत्तर प्रदेश में जाएंगे, विद्युत उत्पादन है जो 30,000, ठीक है, 3 लाख जो है 6,269 लाख किलोवाट है। और विद्युत उपभोग देखेंगे तो 8,79,000 जो है 455 किलोवाट रहा है। तो उपभोग ज़्यादा है, उत्पादन कम है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उतने बांध नहीं हैं। तो आप देख सकते हैं। अब नीतिगत दस्तावेजों की बात करेंगे। हम बात करें राष्ट्रीय आय जो तिमाही 2021 के संदर्भ में, ठीक है, ये आंकड़े क्या है, केंद्रीय एवं सांख्यिकी संकाय मंत्रालय राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है। 2021 की पहली तिमाही अप्रैल जून के स्थिर कीमतों में देख सकते हैं जो है, और करंट दोनों के मूल्यों पर जो है सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान में जारी किए गए हैं। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं कि 2021 में पहली तिमाही में स्थिर में देखेंगे अगर, तो जीडीपी का लाख करोड़, जबकि आप इसे छोड़ सकते हैं, यहाँ से हम इनकी कितनी है वो बता देते हैं आपको। आप इसे छोड़ सकते हैं। मौद्रिक नीति वक्तव्य देख सकते हैं 2021 में, तो आप देख सकते हैं मौद्रिक नीति वक्तव्य क्या है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं शशिकांत दास ने अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति द्वारा मौद्रिक नीति वक्तव्य 2020-21 मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट जारी किया है। आप इसमें देखेंगे समिति द्वारा जारी इस मौद्रिक नीति वक्तव्य में चल निधि समायोजन सुविधा है, ठीक है, के तहत नीतिगत दरों में कोई परिवर्तन न करते हुए इससे पूर्व के स्तर 4% के स्तर बनाए रखने का निर्णय लिया गया है। आप देख सकते हैं चल निधि समायोजन सुविधा है, तो नीतिगत दरों में कोई परिवर्तन न करते हुए इसके पूर्व के स्तर पर देख सकते हैं 4% ही बनाए रखने का नीति दर है इनकी। ठीक, अब आगे देख सकते हैं मौद्रिक नीति यानी नीतिगत दरें क्या होती हैं। ठीक है, तो इसे देख सकते हैं आप। आरक्षित अनुपात है, उधार एवं जमा दरें हैं, तो देख सकते हैं आरक्षित अनुपात में ही रखा जाएगा। रिजर्व रेशियो है जो वो CRR होता है, SLR होता है, तो SLR सबसे ज़्यादा होता है, ये बैंकों के पास होती है। CRR कटौती की जाती है, रिजर्व बैंक के पास होता है। आप उस दर देख सकते हैं, और इसके संदर्भ में देख सकते हैं नीतिगत दरें, तो देखेंगे रेपो दर, रिवर्स रेपो, बैंक दर, तो आप याद रखें ये कोई खास नहीं है। और उधार एवं जमा, उधार और जमा बचत जमा दरें, इसे आप याद रखें। वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति 2019-24 के संदर्भ में है, तो आप देख सकते हैं रिजर्व बैंक द्वारा दस्तावेज जारी किया गया है ये। और इसमें ये देखेंगे हम कि जो सलाहकार तत्वाधान में देख सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तैयार की गई है, कि जिसे वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद द्वारा अनुमोदित की गई है। इस कार्यक्रम को उद्देश्य देख सकते हैं वित्तीय सेवाओं में किफायती तरीके से पहुंच सुनिश्चित करना, वित्तीय सेवाओं को व्यापक बनाना। इस संदर्भ में बात की, इस कार्यक्रम के विजन के साथ देखेंगे वित्तीय सेवाओं तक पहुंच जो है सबकी पहुंच है, वित्तीय सेवाओं से संबंधित बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना, आजीविका और कौशल विकास तक पहुंच है, वित्तीय साक्षरता और शिक्षा है, शिकायत निवारण है, और ग्राहक संरक्षण है, प्रभावी संवर्धन है। हम बात करेंगे आगे नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS 2020 के बुलेटिन के संदर्भ में, तो आप इसे देख सकते हैं
कि जो भारत सरकार द्वारा नमूना पंजीकरण बुलेटिन प्रणाली द्वारा आप देख सकते हैं बुलेटिन में जारी आंकड़े इसे दिए गए हैं, आप इसे देख सकते हैं। आगे देखें राज्यों में आप देख सकते हैं जो नमूना पंजीकरण है, तो इसमें 2018 में आप देख सकते हैं राज्यों में सबसे कम मृत्यु दर वाले रेट के संदर्भ में सबसे ज़्यादा कम हुई है नागालैंड में रही है, जबकि सर्वाधिक मृत्यु दर आप देखेंगे कहाँ रही है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया भी बोला जाता है, ये भी याद रखना। ये 1000 में गिनी जाती है, ये याद रखेंगे। भारत में बड़े राज्यों में सर्वाधिक जन्म दर बिहार की रही है और सबसे कम केरल की है, जबकि सभी भारतीय राज्य के शासित सबसे कम जन्म दर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रही है। याद रखिएगा इसे कि अगर सभी में देखा जाएगा तो इसमें रही है, तो इसमें देख सकते हैं सबसे कम मृत्यु दर नागालैंड, सबसे अधिक मध्य प्रदेश जा रहा है। जन्म दर में देखेंगे सर्वाधिक बिहार में है, सबसे कम केरल में है, लेकिन सबसे कम अगर देखा जाएगा अगर इसमें केंद्र शासित और राज्यों के संदर्भ में तो अंडमान निकोबार में देखेंगे। तो सर्वेक्षण के अनुसार 2018 में भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में देख सकते हैं शीर्ष जन्म दर वाले न्यूनतम जन्म दर वाले जो है 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश निम्न है। आप इसे 3 याद रखें, बाकी छोड़ दें, ये वाला याद रखें। शीर्ष जन्म दर वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आपको बताया था बिहार है, दूसरा उत्तर प्रदेश, उसका भाई पीछे लगा है, फिर उसके पीछे उसका भाई लगा है मध्य प्रदेश, फिर आप देखेंगे मध्य प्रदेश की एक हाथ राजस्थान है और आप दूसरा देखेंगे दादरा नगर हवेली है। तो आप देखेंगे शीर्ष जन्म दर में बिहार चला, बिहार का भाई उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का भाई मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद आप देखेंगे उसका एक हाथ राजस्थान, ठीक, दादरा नगर हवेली। अब आगे बात करेंगे न्यूनतम जन्म दर वाले केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में, तो देख सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो है न्यूनतम जन्म दर वाले संदर्भ में, क्योंकि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम है। वैसे अगर देखोगे सबसे कम इसमें गोवा दिखा रहे हैं, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं सबसे कम जन्म दर के संदर्भ में आप देख सकते हैं सबसे कम राज्यों केरल में दिखाई थी, गोवा है, फिर नागालैंड है, न्यूनतम जन्म दर है, शीर्ष जन्म दर है। अच्छा, ये मृत्यु दर के संदर्भ में है, लेकिन नहीं, यहाँ आंकड़ा कुछ और है, यहाँ आंकड़ा कुछ और है, ध्यान रखिएगा इसे। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, फिर गोवा है, फिर नागालैंड दिखाया है इन्होंने, त्रिपुरा, चंडीगढ़, पुडुचेरी। आप गोवा याद रखेंगे। हम आगे बात करेंगे विगत 4 वर्षों में मृत्यु दर में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई। 71 से 71 में जो 14.9% थी प्रति हज़ार से गिरकर बस 18 में 6.2% रह गई है। आप इसे याद रखेंगे। हम आगे देखेंगे बड़े और छोटे राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना कम मृत्यु दर सबसे कम दिल्ली में आप देख सकते हैं। अगर तुलना के संदर्भ में कंपैरेटिव देख सकते हैं जो दिल्ली, और तो सबसे अधिक आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में हुई है। क्वेश्चन बन सकता है, इसे याद रखेंगे। अब आगे बात करेंगे राष्ट्रीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर। आप देखेंगे IMR के संदर्भ में 18 में देखेंगे 1000 जीवित जनपद पर 32 शिशु की मृत्यु दर, 71 में जो स्तर पर जो 129 शिशु मृत्यु दर की घटकर 1/4 हो गया है। अब इसे आंकड़ा पूछा जा सकता है, तो आप याद रखेंगे 32 रह गया है। हम आगे देखेंगे केंद्रीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में शिशु मृत्यु दर का आंकड़ा, जहां नागालैंड का सबसे कम दर्ज किया है, वहीं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, अभी 48। हम आगे देखेंगे 10 श्रीवास्तव के लिए मणि एप्लीकेशन देख सकते हैं। तो 1 जनवरी 2020 को मध्य प्रदेश सरकार बैंक ने क्या हुआ, 10 श्रीवास्तव को मणि एप्लीकेशन है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास ने मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर जो है मनी याद रखा, जो एप्लीकेशन है जो है नोट जो भारतीय जिसे बात करते हैं भारतीय बैंक नोट्स के मूल वर्ग जो है डिनोमिनेशन की पहचान के लिए दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सहायता करेगा। हम आगे बात करेंगे तो गौरव तरफ है भारतीय बैंक नोटों की कई विशेषताएं हैं, जैसे हाँ ये विशेषताएं आप याद कर लीजिए। आप देखेंगे उत्कीर्ण मुद्रण है, ठीक है, और स्पर्शनीय है, ठीक है, आगे चिन्ह है, नोटों के विभिन्न प्रकार के आकार है, बड़े अंक हैं, परिवर्तनीय रंग है, मोनोक्रोमेटिक रंग है, पैटर्न आदि हैं। दृष्टिबाधित लोगों को पहचान करने में सक्षम बनाएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आप कंफ्यूज मत कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। इस ऐप के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। मोबाइल ऐप फोन के कैमरे से करेंसी नोटों की स्कैनिंग करने का, और महात्मा गांधी नई श्रृंखला के नोटों के मूल वर्ग की पहचान करने में ये सक्षम होगा।
आगे देख सकते हैं प्रकाश की विभिन्न स्थितियों के संदर्भ में सामान्य प्रकाश, दिन का प्रकाश, कम प्रकाश नोटों की पहचान करने में ये सक्षम है। कौन सा? मणि साहब। और देखेंगे आधे मुड़े नोट के साथ ही नोट के किसी भी भाग की अलग अलग कोणों पर जांच करने में भी ये सक्षम है। आप देखेंगे भारत बॉन्ड ETF को मंजूरी है। तो आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति शेषा होती है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा। ETF देखेंगे भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेड फंड है, सृजन के लॉन्च को मंजूरी दे दी गई है और देगा कौन? शेषा ने दिया है। हम देखेंगे देश का पहला सार्वजनिक कारपोरेट बॉन्ड ETF है, याद रखना पहला जो ETF है, क्योंकि इसमें क्योंकि इसमें शामिल सभी कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र की हैं, इसलिए ऐसा है। आप देखेंगे इस प्रकार भारत ETF पूर्व में भारत सरकार की जारी भारत 22 ETF जो है भारत 22 ETF से भिन्न है, क्योंकि भारत 22 ETF में सार्वजनिक कंपनियों के साथ साथ निजी कंपनियों को शामिल किया गया था। अब देखेंगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हालांकि ध्यान रखें आपकी जानकारी में होना चाहिए ये भारत सरकार के प्रति वित्त मंत्रालय के अधीन निवेश और लोक परिसंपत्तियों प्रबंधन की एक पहल है। हम आगे अगर चर्चा करेंगे भारत बॉन्ड जो है ETF, CPSE और CPSU और CPFI अन्य किसी सरकारी संगठनों द्वारा AAA रेटिंग वाले बॉन्डों की एक टोकरी है। और देखेंगे AAA रेटिंग वाले जो बॉन्ड हैं जो सबसे अधिक सुरक्षित बॉन्ड माने जाते हैं, क्योंकि इसमें जोखिम न्यूनतम हो जाता है। इनकी रेटिंग AAA में कर दी गई है, इसे याद रखना। अब हम बात करेंगे कृषि और संबंध क्षेत्र में। आप देख सकते हैं खाद्यान्न उत्पादन की जो 19-20 के चतुर्थ मतलब अग्रिम उत्पादन है, देख सकते हैं। तो आप देखेंगे ये कौन कर रहा है? कृषि सहकारिता कल्याण विभाग करेगा। ये याद रखना, विभाग का नाम पूछा जा सकता है, मंत्रालय तो आपको पता ही होगा। तो चौथे अग्रिम अनुमान जारी किए गए हैं। आप इसमें देख सकते हैं जो अनुमान है वो 296.65 मिलियन टन अनुमानित है, जो आप देख सकते हैं 19-20 के संदर्भ में चल रहे हैं हम लोग। चावल का कुल उत्पादन रिकॉर्ड देख सकते हैं 118.14 मिलियन टन है, और गेहूं का उत्पादन देख सकते हैं उस संदर्भ में 107.59 मिलियन टन है। और इसमें देख सकते हैं गेहूं के संदर्भ में देख सकते हैं ये टन है जो वो 3.99 मिलियन टन अधिक है, किससे? 18-19 की तुलना में। इसे देख सकते हैं, इसे पूछा जा सकता है। और देखेंगे 19-20 में दलहनों के संदर्भ में देखेंगे तो 23.15 है, और देखेंगे 19-20 में गन्ने का तो 355.7 मिलियन टन अनुमानित है ये, और कम है क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं 18-19 की तुलना में जो मिलियन टन 49 आप इसे छोड़ दें, कुछ काम का नहीं है। कपास आप देख सकते हैं, कपास की गांठ याद रखें 170 किलोग्राम है, ठीक है, इसे याद रखें, बाकी आप छोड़ सकते हैं। जूट और मेस्ता में भी देख सकते हैं जो मिलियन गांठ होती है वो 180 किलोग्राम की होती है। जूट और पटसन और मेस्टा में आप देख सकते हैं 180 है, वहीं कपास में 170 है, तो 1 किलोग्राम की डिफ्रेंसिएशन रखा गया है। अब हम बात करेंगे कृषि संरचना के संदर्भ में। तो आप देखेंगे मंत्रिमंडल द्वारा नई देशव्यापी केंद्रीय योजना कृषि अवसंरचना निधि है मंजूरी प्रदान की है। ब्याज अनुदान और वित्तीय सहायता के माध्यम से फसल की बुनियादी ढांचा सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के माध्यम पर्याप्त लंबे समय तक वित्त पोषण करेगा। हम देखेंगे इस योजना में समय समय वित्तीय वर्ष 2020 से लेकर वित्तीय वर्ष 2019 तक रखेंगे। हम बात करेंगे इस योजना के अंतर्गत बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए के उपलब्ध होंगे। इस योजना में ऋण के लिए आप पात्र संस्थाएं देख सकते हैं, तो देखेंगे प्राथमिक ऋण समितियां और विपणन सहकारी समितियां हैं। आप देख सकते हैं किसान उत्पादक हैं और कृषि संगठन है, स्वयं सहायता समूह हैं, कृषि देता समूह हैं, ठीक है। GLP ज्वाइंट लेवल ग्रुप है, इसे आप देख सकते हैं, बहुत काम की चीज़ है नहीं इसमें। हम आगे अगर बात करें, आप देखेंगे 4 वर्षों में जो ऋण दिया जाएगा 2021 में 1000 करोड़ रुपए, अगले 3 वित्तीय वर्षों में आप देख सकते हैं 3000 करोड़ रुपए दिया गया है, इसे आप देख सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। अब बात करें बागवानी फसलों के अनुमानों के संदर्भ में। बागवानी फसलों के संदर्भ में अगर अनुमान जारी किया जाए हम लोगों का, तो बागवानी फसल आप देख सकते हैं 320.48 मिलियन टन अनुमानित है,
ठीक है, जो कितना 3.13 से प्रतिशत अधिक है 18-19 के संदर्भ में। आप देखेंगे फलों का उत्पादन कितना हो रहा है, 99.07 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो 1.1 मिलियन टन अधिक है। आगे बात करेंगे बागवानी उत्पादन के संदर्भ में, तो देखेंगे 19-20 में 3.13 मिलियन अनुमानित है। आगे हम देख सकते हैं कि कृषि किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के राज्यवार आंकड़ों के प्रति अग्रिम अनुमानों के अनुसार सभी सब्जी उत्पादन में पश्चिम बंगाल ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सब्जी के मामले में क्वेश्चन पूछा जाता है। समग्र बागवानी उत्पादन में देखेंगे हॉर्टिकल्चर जो प्रोडक्शन है उत्तर प्रदेश अभी भी शीर्ष स्थान पे है। हम देखेंगे आंकड़ों में अगर तो पश्चिम बंगाल सब्जी उत्पादन में, ठीक है, उत्तर प्रदेश आगे एक याद रखना पश्चिम बंगाल है उत्तर प्रदेश है, ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को पश्चिम बंगाल ने पछाड़ा है तो उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे, मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पे। अब हम बात करें कुल फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश जो है, अगर कुल फल उत्पादन में देखेंगे यहाँ हॉर्टिकल्चर है, ध्यान रखना, यहाँ समग्र बागवानी उत्पादन में उत्तर प्रदेश है, यहाँ कुल फल उत्पादन में आंध्र प्रदेश है, दूसरा महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश का नाम तीसरे स्थान पे आएगा फलों के नाम पे, ठीक है, इसे याद रखिएगा। हम बात करेंगे अब कुल फल उत्पादन में, ठीक है, तो इसे छोड़ सकते हैं। खरीफ फसलों की समर्थन मूल्य याद करा देते हैं आपको, तो ये बता लीजिए कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति सेपा होती है, सेसा, ठीक है, देखेंगे ये न्यूनतम समर्थन एमएसपी ने वृद्धि को मंजूरी दी है। सर्वाधिक वृद्धि आप देखेंगे 755 रुपये प्रति क्विंटल जो है नाइजर सीड समर्थन मूल्य के, ठीक है, तो ये जबकि लागत सर्वाधिक जो है, लागत पर सर्वाधिक के प्रतिफल बाजरा के मूल्य पर हुई है, ठीक है, तो मंजूरी सर्वाधिक वृद्धि, ठीक है, तो देख सकते हैं 755 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि आप देखेंगे नाइजर सीड। और नाइजर सीड किससे रिलेटेड, न्यूनतम समर्थन मूल्य आप देख सकते हैं नाइजर सीड का कितना है 695 रुपये है। और लागत में देखेंगे बाजरा के मूल्य में जो है 83%, आप वो आ जाइए सीधे कौन किसकी है, बाकी आप छोड़ दीजिए। आप देख सकते हैं धान सामान्य के संदर्भ में एमएसपी है वो आप देख सकते हैं 815 से 868 कर दी गई है। धान जो किस्में है वो 1835 थी, वो 1888 कर दी गई है। अब हम बात करेंगे, बाकी आप सब छोड़ सकते हैं धान। आगे आपको कहीं गेहूँ मिल जाए तो गेहूँ की आप देख सकते हैं कुछ रखा है इन्होंने, धान, ज्वार, शंकर, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, तरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरज, सोयाबीन, कपास ना इसमें नहीं है। हम बात करेंगे, अब छोड़ दीजिए इसे, बस यही याद रखिए जो इसमें 16 से 68, 815 से 16 से 68 हो गई, 1835 से 1888 हो गई, बाकी आप छोड़ दीजिए। अब बात करेंगे शून्य लागत जो है प्राकृतिक खेती के संदर्भ में, तो अब आंध्र प्रदेश सरकार ने किसके जर्मन फर्म KFW के साथ एक शून्य लागत प्राकृतिक खेती बजट जीरो जो है ज्ञापन समझौता हस्ताक्षर किए हैं। जब देखेंगे आंध्र प्रदेश सरकार जलवायु लचीली शून्य लागत प्राकृतिक खेती परियोजना कुल अनुमानित व्यय को उतना कर रही है, बस ये ध्यान रखना किसके साथ कर रही है, जर्मनी के साथ है, याद रखिए बात। अब बात करेंगे आगे हम कृषि संगणना 2015-16, तो आप देख सकते हैं कृषि संगणना एग्रीकल्चर सेंसस जारी हुए हैं और देखेंगे 1970-71 के साथ जो है विश्व कृषि संगणना बर्ड सेंसर एग्रीकल्चर के कार्यक्रम के नए रूप में कराई गई थी। उसके पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर जो है कराई जा रही है। ये तो नए आंकड़े आए हैं 16-15 प्रथम चरण के वर्तमान में। आप देख सकते हैं इस श्रृंखला की 10वीं संगणना है, ये पूछा जा सकता है। हम ये देख सकते हैं इस संदर्भ में कि जो क्रय शक्ति जोतों ऑपरेशन होल्डिंग के संदर्भ में इस जो कृषि कुल संख्या के 10-11 में जो थी 138.35 मिलियन टन से बढ़ाकर 15-16 में 146.45 मिलियन टन हो गई है, जो 5 वर्ष में 5.86 मिलियन प्रति को दर्शाती है। विपरीत परिचालित क्षेत्रों में देखेंगे हिस्सा है विगत 5 वर्षों के अंतर्गत 10 से 11 के संदर्भ में 159.59 मिलियन हेक्टेयर से घटकर आप देखेंगे 15-16 में इतनी हो गई है, कितनी, अब जो 157.82 मिलियन हेक्टेयर रह गया है भारत का क्षेत्र। तो आप देखेंगे जो पहले 159.59 थी
अब ये 15-16 में 157.82 मिलियन हेक्टेयर हुआ है। क्यों? औद्योगिक क्षेत्र के कारण। आप देखेंगे इसमें कि जोतों, क्रियाशील जोतों का सर्वाधिक जोतों वाला स्थान देखेंगे, संख्या उत्तर प्रदेश में है, फिर बिहार में है, फिर महाराष्ट्र में है। ठीक है, आप इसे याद रखिए। अब देखेंगे देश में अगर 40 क्षेत्र में देखेंगे सर्वाधिक योगदान है, तो आप देखेंगे राजस्थान का सबसे ज़्यादा है और फिर महाराष्ट्र का है। ठीक है, उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पे है, छोड़ सकते हैं इसे। राष्ट्रीय स्तर पर क्रियाशील जोतों की वृद्धि के संदर्भ में देखें, वृद्धि दर्ज की राज्यों संख्या प्रदेशों के प्रतिशत के संदर्भ मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा है। क्रियाशील जो क्षेत्रों के संदर्भ में वृद्धि है जो आप इसे देख सकते हैं। आगे हम देखेंगे संघ शासित क्षेत्रों के संदर्भ में औसत आकार के संदर्भ में सर्वाधिक औसत आकार नागालैंड में। ठीक है, न्यूनतम औसत आकार केरल के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में 0.73 हेक्टेयर है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे यहाँ से। अब हम बात करेंगे रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन। अच्छा, वो खरीफ फसलों में था, रबी तभी नहीं मिला। अब देखेंगे इसमें आ गया है, तो आप देख सकते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में जो वृद्धि को दर्शाता 325 रुपये प्रति क्विंटल में वृद्धि कर दी गई है। और गेहूँ तथा जौ के साथ 85 रुपये प्रति क्विंटल के लिए है। आप देख सकते हैं कृषि सत्तन के संदर्भ में इसमें आंकड़े में, तो MSP मूल्य में देख सकते हैं इसे आप 18-19 में। गेहूं के संदर्भ में देखेंगे जो 20-21 में उत्पादन विपणन लागत प्रति क्विंटल है 983 है। और आप देखेंगे MSP रुपये पे 1840 है जो 18-19 में थी। और 19-20 में देखेंगे वो कितनी की गई, 1925। तो आप देख सकते हैं इसे, बाकी आप छोड़ सकते हैं क्योंकि सब याद कर नहीं सकते। अब हम बात करेंगे पशुधन जनगणना के संदर्भ में देख सकते हैं। और देख सकते हैं मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय, डेयरी जो 20वीं पशु जनगणना जारी की है कौन करता है, मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ने की है। ठीक है, कि पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा की गई है, 20वीं है। आगे देखेंगे जो गणना 2012 की तुलना में जो है 4.6 से बढ़कर 535.78 मिलियन के स्तर पर पहुंच गई है परसेंट के संदर्भ में देखना। और इस संदर्भ में आप देख सकते हैं अखिल भारतीय पशु जनगणना प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पर होती है, याद रखना पूरे देश में है। अगर हम बोवाइन के संदर्भ में देखेंगे, गौवंशी के संदर्भ में जैसे मवेशी, भैंस, मिथुन और याक आदि संदर्भ में पॉपुलेशन, तो आप देख सकते हैं 1% अधिक है इसमें। आगे आ सकते हैं आप इस पर, तो भैंस सबसे ज़्यादा आपको क्या दिखेंगे मवेशी के संदर्भ में, फिर आपको देखेंगी बकरी, फिर आपको देखेंगी भैंस, फिर आपको भेड़। अब आगे आ जाते हैं अन्य सूअर पालन भी आप देख सकते हैं कम नहीं है पीछे। आप आगे बात कर सकते हैं इसमें, तो देख सकते हैं उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पे है। और पशुधन के संदर्भ दूसरा राजस्थान है, तीसरा मध्य प्रदेश है, चौथा पश्चिम बंगाल है, 5वां बिहार है। ठीक है, आगे बात करेंगे खरीफ फसलों के जो है प्रथम अग्रिम अनुमान, तो आप इसे देख सकते हैं, इसे आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़रूरी नहीं है। वैश्विक जो है वन संसाधन आकलन के संदर्भ में देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ एवं कृषि संगठन द्वारा है ये वैश्विक के संदर्भ में। 1946 से ही वैश्विक वन आकलन जो है संसाधन निगरानी पर 5 या 10 वर्ष के अंतराल रिपोर्ट जारी की जाती है। पिछला वैश्विक जो रिपोर्ट है 2015 में प्रकाशित किया गया था। आप आगे देख सकते हैं इस संदर्भ में विश्व में कुल वन क्षेत्र में देख सकते हैं 4.406 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि कुल भूमि का 31% है। वैश्विक भूमि के प्रतिशत पूछा जाएगा, आंकड़ा इस बार बन सकता है। आप देख सकते हैं वैश्विक औसत है जो 0.52 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है, आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रति व्यक्ति हेक्टेयर के संदर्भ में अगर वैश्विक वन पूछा जाएगा तो 0.52% है। विश्व के कुल वन का जो 45% है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ट्रॉपिकल एरिया में है। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं 90 से 20 तक के कुल 178 मिलियन हेक्टेयर नष्ट हो चुका है, जो लगभग लीबिया के क्षेत्र के बराबर है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप इसे पूछ सकते हैं। निर्माणीकरण शुद्ध औसत वार्षिक वृद्धि दर में सबसे अधिक अफ्रीका की रही है। अगर निर्माणीकरण की शुद्ध औसत वार्षिक दर देखेंगे, मतलब वनों में सबसे ज़्यादा कटावीकरण तो अफ्रीका में देखेंगे, जबकि वर्ष 2020 के जो है वनावरण क्षेत्र में वृद्धि वाले महाद्वीपों में आप देख सकते हैं इसमें एशिया प्रथम स्थान पर रहा था। क्वेश्चन आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा कटाई कहाँ गई, अफ्रीका वालों ने काटे हैं, सबसे ज़्यादा लगाए किसने हैं, तो एशिया वालों ने लगाए हैं, आप देख सकते हैं। आगे बात करेंगे तो 90 से जो है
2020 के संदर्भ में 2020 के विश्व के कुल 420 मिलियन हेक्टेयर वनों का निर्माणीकरण हुआ है। ठीक है, हानि हो चुकी है। आप 1920 में देख 1990 से 2000 के बीच इतनी, ये छोड़ सकते हैं आप आंकड़ा, तो आप इसमें देख सकते हैं सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय वन है। परसेंटेज पूछा जा सकता है आपसे कि सबसे ज़्यादा वन कौन से हैं, तो याद करिए, पहला उष्णकटिबंधीय, दूसरा शंकुधारी, तीसरा कौन सा समशीतोष्ण, और चौथे नंबर पे देखेंगे उपोष्णकटिबंधीय। तो उष्ण के बाद आप उपोष्ण पे मत जाइएगा, पहला आएगा उष्णकटिबंधीय, तो दूसरा जाएगा शंकुधारी, तीसरा जाएगा समशीतोष्ण, ठीक है, और चौथा आएगा उपोष्णकटिबंधीय। याद रखिएगा ये आंकड़ा सीरियल के क्रम में। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा, मैं बनाता तो अवश्य बनाता आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है, बगान जो है जो बनाने के सबसे ज़्यादा जो आग सबसे ज़्यादा लगने वाले हैं, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में लगती है। विश्व के 54% अधिक वन केवल 5 देशों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन याद रखना। ठीक है, 5 वन देख सकते हैं आप, सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो रसिया, ब्राज़ील, कनाडा, अमेरिका, चीन। ठीक है, इस 54% से अधिक वन है, केवल 5 देश हैं, तो रूस जाएंगे, फिर ब्राज़ील जाएंगे। ठीक है, आपको लगेगा कि रसिया में कहाँ वन होंगे, लेकिन आप देख सकते हैं इस आंकड़े को, इस आंकड़े में शंकुधारी वन, ठीक, और शीतोष्ण वन को अगर आप देखेंगे ठीक से, तो 27 और 16% की हिस्सेदारी रखते हैं। और कुछ एरिया आप उष्णकटिबंधीय एरिया के रीजन के उसमें तीसरा एरिया भी इन सभी एरियाज में आएगा, तो आप शंकुधारी और उधर वन बहुत है, तो इस संदर्भ में इस आंकड़े को ध्यान रखें। तो पहला रूस हो गया, दूसरा ब्राज़ील हो गया, तीसरा कनाडा हो गया। ठीक है, ब्राज़ील, रूस, कनाडा, अमेरिका तथा चीन के संदर्भ में। अब सर्वाधिक अगर वनावरण के संदर्भ में बात करोगे 5 देश, वही आंकड़े रूसी संघ की बात है, ब्राज़ील की बात है, कनाडा की बात है, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात है, और आप देखेंगे चीन की बात है। ठीक है, अब देखेंगे वैश्विक स्तर पर अगर मैंग्रोव वनों का क्षेत्रफल देखेंगे, तो आप 14.8 मिलियन हेक्टेयर पर अनुमानित है, जिसमें सर्वाधिक हिस्सा एशिया का है। हम आगे बात करें, भारत वन क्षेत्र के शीर्ष 10 देशों में सम्मिलित है। भारत के वर्तमान में कुल 72.16 मिलियन हेक्टेयर वैश्विक क्षेत्रफल का 2% है, पूछा जा सकता है ये हेक्टेयर। ठीक है, वन भूमि क्षेत्र है, जबकि 90 में आप देखेंगे 63 मिलियन टन जो वन भूमि क्षेत्र था, तो आप देख सकते हैं इसे जो बढ़ा हुआ है। ठीक है, कितना 72, अभी इस समय है 72.16, और इधर देखेंगे तो 63 था। अब देखेंगे 2010 से 2020 के दौरान जो क्षेत्र वन क्षेत्र में औसत वार्षिक शुद्ध वृद्धि देखेंगे करने वाले देशों में भारत विश्व के 5 देशों में सम्मिलित है। इस संदर्भ में केवल चीन और ऑस्ट्रेलिया पीछे है। ठीक है, आप देख सकते हैं सर, उत्तर प्रदेश की कृषि निर्यात नीति देख सकते हैं, किसानों के संदर्भ में होगी, जो है कृषि वस्तुओं का निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने फैसला लिया है, पहली उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति है 2019 को मंजूरी मिल गई है, क्वेश्चन बनने की संभावना बढ़ चुकी है। कृषि नीति निर्यात के लिए संस्थागत तंत्र बनाने और उन्मुख करने के लिए बढ़ावा देने तथा राज्य में पर्यावरण अनुकूल कृषि किस्मों की खेती को प्रोत्साहन करने से हेतु निर्मित की गई है। उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 के निम्नलिखित उद्देश्य हैं, आप देख सकते हैं। इसमें देखेंगे किसानों की आय की वृद्धि करना और कृषि क्षेत्र के निर्यात को बढ़ावा देना, और निर्यात को 2024 तक जो है वर्तमान मूल्य है जो 25-24 मिलियन US डॉलर को, ठीक है, दोगुना इसे कर देना है। आगे देख सकते हैं इसे, तो आप इसे याद रखना, कृषि निर्यात को दोगुना, आय को बढ़ाते रहना है, दोगुना करना है। हम देखेंगे पर्यावरण को संरक्षित करने, कृषि उत्पादों को सुगम बनाना, अंतर जो है असंस्कृत कृषि उत्पादों को निर्यात को संवर्धन को बढ़ावा देना है। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में, तो GDP का योगदान 18 के संदर्भ में 25.7%, जो स्थिर कीमतों पर 22.7% है। देखना चालू पे रखा है जो कृषि का योगदान है, तो देखेंगे 25.7 है, और स्थिर पे देखेंगे तो 22.7 है। राज्य के पास देखेंगे अगर कितने हेक्टेयर भूमि है कृषि योग्य, तो 177.2 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है, कल्टीवेटेड एरिया है उत्तर प्रदेश के बाद। शुद्ध कृषि क्षेत्र और देखेंगे नेट कल्टीवेटेड एरिया है जो 166 हेक्टेयर, जिसमें हिस्सा आता है 86% सिंचित क्षेत्र में आता है। अगर हम बात करेंगे 18 के संदर्भ में 19 के, तो राष्ट्रीय कृषि निर्यात में राज्य का हिस्सा है
7.35% है। अब हम बात करेंगे उद्योग क्षेत्र की, तो आप देख सकते हैं निर्यात तैयारी सूचकांक जारी किया गया है। किसने किया है? नीति आयोग द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस की साझेदारी में निर्यात तैयारी सूचकांक है। एक्सपोर्ट जो है किसमें जो है प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है EPI 2020 जारी किया गया है। इस रिपोर्ट के माध्यम से भारतीय राज्यों की निर्यात नीति को जारी को निष्पादन में निष्पक्ष परीक्षण है। EPI के संदर्भ में देखेंगे 4 स्तंभ हैं। पहला नीति है, 4 स्तंभ क्या है? पहली नीति है पॉलिसी, फिर है व्यवसाय, बिजनेस इकोसिस्टम की बात है। ठीक है, EPI की संरचना में 4 स्तंभ रखेंगे। पहला पॉलिसी, दूसरा बिजनेस इकोसिस्टम सिस्टम, तीसरा है एक्सपर्ट इकोसिस्टम सिस्टम और चौथा है आपका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, निर्यात परितंत्र भी है, निर्यात निष्पादन भी है। आप देखेंगे पहला पॉलिसी मतलब स्तंभ नीति हो गई पॉलिसी, दूसरा है आप देखेंगे ठीक है व्यवसाय परितंत्र की बात है। ठीक है, फिर है निर्यात परितंत्र और निर्यात जो है निष्पादन परितंत्र है। देख सकते हैं अधिकांश तटीय राज्य सबसे प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं क्योंकि उनके पास क्या तटीय क्षेत्र में व्यापार करने के साधन अच्छे हैं। समग्र रैंकिंग देखेंगे तो गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु हैं। अब समग्र उत्तर प्रदेश 11वें स्थान पर है। 8 तटीय क्षेत्रों में 6 शीर्ष, ठीक है 8 तटीय राज्यों में से 6 शीर्ष हैं, 10 में शामिल हैं। आप देखेंगे लैंड लॉक्ड एरिया के संदर्भ में तो राजस्थान का सर्वोच्च स्थान रहा, फिर तेलंगाना का, फिर हरियाणा का। हिमालयी राज्यों में देखेंगे अगर तो उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ वो उत्तराखंड सर्वाधिक रहा है, याद रखिएगा इसे। हम बात करेंगे चैंपियंस क्या है, तो देख सकते हैं चैंपियंस है MSME प्रौद्योगिकी का मंच है जो 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा MSME की तकनीकी क्षमता उन्नयन हेतु ठीक है चैंपियंस क्रिएशन एंड हार्मोनाइज एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस ऑफ द जो है इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ की बात है तकनीकी लॉन्च किया गया है। हम आगे बात करें पोर्टल सूक्ष्म लघु माध्यम की तरफ जारी किया गया है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि चैंपियंस पोर्टल आधारभूत रूप से छोटी MES की उन शिकायतों का समाधान करने, प्रोत्साहन देने, सहायता देने और MES की इकाइयों को सुझाव मार्गदर्शन मतलब सभी काम कर रहा है चैंपियंस। ठीक है, याद रखना उसका नाम इसलिए चैंपियंस रखा गया है। चैंपियंस पोर्टल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग पे किया गया है। हम आगे अगर चर्चा करें तो देखेंगे तो MSME की परिभाषा में परिवर्तन। तो 1 जुलाई 2020 को सरकार ने MSME की परिभाषा में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम अधिनियम द्वारा केंद्रीय अपनी शक्तियों को मानदंडों सूचित किया है। आगे बात करें सूक्ष्म उद्यम वह है जिसमें संयंत्र व मशीनीकरण के अधिक निवेश नहीं है तथा कारोबार 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। लघु उद्यम वह है जिसमें संयंत्र मशीनरी उद्यम पर 10 करोड़ रुपए से अधिक निवेश होता है, कारोबार 50 करोड़ रुपए से है। अब देखेंगे इसे आप सब छोड़िए, पहला ठीक 1 करोड़ रुपए से निवेश, ठीक दूसरा है 10 करोड़ रुपए, ठीक मशीनरी, तीसरा आप देखेंगे मध्यम वाले में ठीक है सूक्ष्म लघु मध्यम। तो आप देख सकते हैं मध्यम में आ गए 50 करोड़, तो सूक्ष्म की बात हो गई 1 करोड़ रुपए से अधिक निवेश। ठीक है 1 करोड़ 5 करोड़ के रूप में रखा गया। फिर इसमें दूसरे में देखेंगे 50 करोड़ जो लघु उद्यम 50 करोड़ से अधिक नहीं होता है, तो देख सकते हैं इसे 10 करोड़ से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा उसका कारोबार 50 करोड़ रुपए है। और मध्यम के संदर्भ में आप देख सकते हैं 50 करोड़ से अधिक का निवेश नहीं और कारोबार 250 करोड़। इसकी ये मतलब मध्यम का वो इंडेक्स नहीं है कि इनमें कितना करोड़ होना चाहिए, ये सिर्फ इस चैंपियंस के संदर्भ में है। ये आप देखेंगे राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन कार्यदल की बात है, तो आप देख सकते हैं राष्ट्रीय नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP गठित है। टास्क फोर्स है, अंतिम रिपोर्ट निर्मला सीतारमण को सौंप दी गई है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाएगा, विश्व स्तरीय अवसंरचना उपलब्ध कराएगा और अपना प्रयास पहला है अपनी तरह का। ये आप देखेंगे इस संदर्भ में 2020-25 की अवधि के दौरान अवसंरचना क्षेत्र में देखेंगे इसका योगदान होगा। कुल निवेश 111 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। अवसंरचना अनुमानित पूंजीगत व्यय के संदर्भ में देखेंगे अगर तो आप देखेंगे 71% पूंजी विभिन्न क्षेत्रों के में देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे पूंजीगत व्यय के संदर्भ में अगर अनुमानित में इसमें तो ऊर्जा है पहले में, दूसरा है सड़क में, तीसरा है शहरी। अगर इनमें सब में किया जाएगा अवसंरचना में पाइपलाइन में सबसे ज़्यादा ऊर्जा, फिर सड़क, फिर शहरी, फिर रेलवे,
निवेश जारी किया जाएगा। ऊर्जा, सड़क, शहरी याद रखना। रेलवे चौथे नंबर पे है। अब संरचना पाइपलाइन के कार्यान्वयन में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और निजी सरकार की भागीदारी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन यहीं से बनेगा। तो अब इसमें कितनी भागीदारी है? 39, 40 और 21 के संदर्भ में देखेंगे तो आप देख सकते हैं केंद्र सरकार ने हिस्सेदारी कम ली है, राज्य सरकार को बढ़ा दी है और निजी सरकार को भी दे दी है। तो पीपीपी मॉडल पे चलेंगे, ध्यान रखना। इसे हम देखेंगे इसे तो 2018 में भारत का जीडीपी में $2.6 मिलियन थी। इसे देख सकते हैं, जिसमें सेवा क्षेत्र में आप 54% है, उद्योग क्षेत्र के 31% है, कृषि क्षेत्र में हिस्सेदारी 15% है। लेकिन एक अनुमान के अनुसार देखेंगे 2030 में इन क्षेत्रों में सेवा उद्योग क्षेत्र में वृद्धि, जबकि कृषि क्षेत्र में गिरावट आएगी। आप देख सकते हैं इस संदर्भ में। हम आगे और देख सकते हैं इस समय 2030 तक जीडीपी में सेवा क्षेत्र की स्थिति 58%, उद्योग क्षेत्र की स्थिति 34%, कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 8% रह जाएगी। हम आगे बात कर सकते हैं तो देख सकते हैं इस संदर्भ में ऊर्जा, सड़क, ठीक, इसके बाद शहरी, रेलवे, फिर आप देख सकते हैं सिंचाई, ग्रामीण संरचना, ठीक, फिर आप अलग अलग एरियाज में है। हम बात करेंगे अब राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन मंजूरी दी गई है मोदी की अध्यक्षता में, शेषा के मंत्रालय में राष्ट्रीय तकनीकी मिशन है। तो देखें नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है। तो NITM की बात है, NTTM की बात है। NTTM क्या करेगा? उद्देश्य है तकनीकी वस्त्रों के निर्माण में वैश्विक नेता ग्लोबल लीडरशिप स्थिति प्रदान करेगा भारत को। और कुल परिव्यय के संदर्भ में छोड़ दीजिए, आप इसे छोड़ दीजिए, इसके घटक याद कर लेते हैं। NTTM के पर देखेंगे इस TTM में जो 1000 करोड़ रुपये अनुमानित संसाधन, तो इसमें क्या दिया जाएगा? रिसर्च किया जाएगा, इनोवेशन किया जाएगा और डेवलपमेंट किया जाएगा। फिर देखेंगे द्वितीय घटक में क्या करेंगे ये, तो देखेंगे इसमें वस्त्रों का व्यापार करेंगे, संवर्धन करेंगे, बिक्री के पहले बनाएंगे, ठीक है, पहले क्या करेंगे? रिसर्च करेंगे, फिर इनोवेशन भी करेंगे रिसर्च में, फिर क्या करेंगे? उसका विकास करेंगे, फिर क्या करना? जब विकास करेंगे तो व्यापार कर देंगे, व्यापार करेंगे दूसरे तो संवर्धन और विपणन हो जाएगा, मार्केटिंग डेवलपमेंट ध्यान होगा। अब हम तृतीय घटक की बात करते हैं तो इसमें देखेंगे निर्यात को बढ़ावा देने पर विचार दिया जाएगा। तो तीसरे क्षेत्र में क्या हो, जब सब कुछ तैयार कर लिया तो कहते हैं अब हम निर्यात करेंगे। तो इसमें देखेंगे इसके अंतर्गत तकनीकी वस्त्रों की वार्षिक निर्यात को बढ़ाकर 21-22 से तक जो है 20,000 करोड़ रुपए तक प्रस्तावित है, जो वर्तमान में 14,000 करोड़ रुपए है। हम आगे देख सकते हैं इस संदर्भ में, तो हम देखेंगे इस संदर्भ में साथ ही 23-24 तक निर्यात में प्रतिवर्ष जो है क्या करेंगे? 10% की वृद्धि लक्ष्य भी रखा गया, पूछा जा सकता है। इसके लिए तकनीकी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना की जाएगी। हम बात करें, अगर ये पीटी में क्वेश्चन ना पूछा गया तो मेंस में आपको अवश्य मिलेगा, ध्यान रखिएगा। चतुर्थ घटक के अंतर्गत तकनीकी वस्त्रों के उपयोग और संवर्धन में उच्चतर इंजीनियरिंग और औद्योगिक स्तरों की तकनीकी को बढ़ावा दिया जाएगा। और मिशन के अंतर्गत आप देख सकते हैं प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की अध्यक्षता में वस्त्र मंत्रालय के एक मिशन निदेशालय जो स्थापित किया जाएगा। हम आगे बात करें, 73 संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व में तकनीकी वस्त्रों का उत्पादन सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है। आप देखेंगे इस मिशन के अंतर्गत प्रतिष्ठित विशेषज्ञों की अध्यक्षता में वस्त्र मंत्रालय में एक मिशन निदेशालय का गठन स्थापित किया जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में तकनीकी वस्त्रों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, याद रखिएगा। और आप देख सकते हैं तब विश्व तकनीकी बाजार में भारत की हिस्सेदारी अभी कितनी है? 4 से 5% है। हम बात करेंगे राष्ट्रीय स्टार्टअप परिषद जो है परामर्श परिषद होगी। तो ये देश में नवाचार स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप परामर्श परिषद बना दी गई है, ठीक है, अधिसूचना जारी कर दी गई है। आप देखेंगे इस निर्माण में क्या होगा? सशक्त परिवेश दिया जाएगा निर्माण हेतु और केंद्र सरकार को परामर्श देगी। आप देखेंगे राष्ट्रीय स्टार्टअप परामर्श परिषद की अध्यक्षता वाणिज्य उद्योग मंत्री भारत सरकार द्वारा की जाएगी। हम अगर और आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हैं स्टार्टअप सलाहकार परिषद के गैर आधिकारिक सदस्यों को कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। और आगे देखेंगे तो विभिन्न संबंधित मंत्रालयों और विभागों संगठनों के नियमित व्यक्तियों को भारत सरकार में संयुक्त रूप से सचिव के पद से नीचे किसी पद पर पदेन सचिव छोड़ दीजिए। संदर्भ उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग हो जाएगा एक, ठीक है, जो इस परिषद के अध्यक्ष होंगे, संयोजक होंगे। आगे तो आप ये फोरम है, आप देख सकते हैं किसी फोरम का फोरम है। हम आगे बात करें इस पर उद्देश्य क्या होंगे, ये क्या करेगा? आज सरकारी सैकीकरण अर्थव्यवस्था सभी नागरिकों विद्यार्थियों को नौकरियों को बढ़ावा देगा। स्टार्टअप के लिए पूंजी की पहुंच आसान होगा। भारतीय स्टार्टअप निवेश को जो है वैश्विक पूंजी संवर्धन होगा। मूल प्रयास स्टार्टअप को नियंत्रण बनाए रखना भारतीय स्टार्टअप को वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाने में सहायता प्रदान करेगा। सभी को शामिल है, देख के आंसर मानना है कि उससे रिलेटेड होना चाहिए। हम देखेंगे राज्य दक्षता ऊर्जा दक्षता सूचकांक में तो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने जारी किया है। इसमें देखेंगे ये पहला सूचकांक है
ठीक 2018 स्टेट एनर्जी इफिशिएंसी जो है प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2018 के नाम से अगस्त में जारी किया गया है। इसमें देखेंगे ऊर्जा दक्षता से पूरे देश में विभिन्न राज्यों का योगदान मापन करने के लिए राज्य दक्षता जो है सूचकांक है ऊर्जा दक्षता। इसमें देखेंगे जो है वर्तमान सूचकांक सभी मांग क्षेत्रों को कवर करने के लिए लिखते हैं। 97 संकेतक शामिल हैं। इसमें आप देखेंगे 2019 के सूचकांक में गुणात्मक, मात्रात्मक, परिमाणात्मक संकेतकों के आधार विभिन्न भवन निर्माण नगरपालिका आज के संदर्भ में है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो EPE द्वारा आप देखेंगे अलायंस फॉर एनर्जी जो है एफिशिएंसी इकोनॉमी है जारी किया है। सूचकांक ने प्रदर्शन के आधार पर राज्य के क्रमिक रूप से 4 श्रेणियों में है। फ्रंट रन जो है रनर है, अबीचर है और कंटेनर है। तो आप देख सकते हैं इनमें 4 रनर कर दिए गए हैं। तो फ्रंट रनर की बात की गई, अचीवर की बात की गई, कंटेनर की बात की गई और एस्पिरेंट की बात की गई है। आगे हम बात करेंगे कोई भी अभी जो है कोई भी राज्य फ्रंट रनर की श्रेणी में नहीं आया है। आप देखेंगे शीर्ष प्रदर्शन के मामले में हरियाणा